बहन जी को अगर सीधा सीधा ये संवाद मेरा पहुंच जाए, ये वीडियो पहुंच जाए, तो मुझे लगता है ये बड़ा काम का वीडियो होगा। मैं चुनाव से पहले कम से कम 25 वीडियो बना चुका हूं और 25 चैनलों पर ये कह चुका हूं कि गठबंधन के इस दौर में जब निरंकुश बादशाह जिसके पास 303 सांसद अपना निजी यानी वो एनडीए का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का 303, जिसको किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने 42 पार्टियों से गठबंधन किया, तो आखिर बहन जी ने गठबंधन को क्यों नकारा? ये एक सवाल मैंने उस समय भी किया था। ठीक है, आप कांग्रेस से नहीं करेंगे, मैं भी चाहता हूं नहीं कीजिए, भाजपा से नहीं करेंगे, मैं भी चाहता हूं नहीं कीजिए, लेकिन और कई पार्टियां हैं जिन्हें आपको तवज्जो देने की जरूरत थी। कई पार्टियों ने अप्रोच किया, मैंने खुद बसपा के कई लीडरों से कहा कि पीस पार्टी से आप कीजिए, एमआईएम से आप कीजिए, अगर आपसे बात नहीं बनती है तो मुझे बताइए, मैं बात बनवा दूंगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आप छोटी पार्टियों से, यहां तक कि आपसे ही टूटकर बनने वाली पार्टियां, जो ओम प्रकाश राजभर है या स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो बहन जी को चाहिए था इन लोगों को दोबारा बुलाकर समेटकर अपने पास बुलाना, एक नया संदेश मैसेज जाता। जनता का एक मिजाज है, गठबंधन का दौर चल चुका है, अब के कोई अकेला अगर लड़ता है तो जैसे ओवैसी साहब को लोग बी टीम कहने लगते हैं, अकेले लड़ने की वजह से कहते हैं और कोई वजह नहीं है। अगर गठबंधन में लड़ेंगे तो फिर कोई बी टीम कभी नहीं कहेगा। और माइनॉरिटी के संबंध में जो सेकुलर पार्टियां हैं वो बहुत कम बोल पाती है, वो लुका छुपी का खेल खेलने लगती है, तो ऐसे में ओवैसी साहब अगर आवाज उठाते हैं तो उन्हें बी टीम या एजेंट कहना ये कहीं से भी कोई मुनासिब लफ्ज नहीं है। और जो लोग आवाज उठाते हैं उनका शुक्रिया उसको अदा करना चाहिए, तो माइनॉरिटी के लोगों को ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी एक ऐसे लीडर तो हैं कम से कम कि जो मुद्दे आते हैं, जो इश्यूज ऐसे होते हैं जिसका संबंध सीधे सीधे माइनॉरिटी से होता है, कम से कम उठा तो देते हैं। और बाकी जो दूसरे लीडरान हैं जो वोट तो ले लेते हैं हमारा सेकुलरिज्म के नाम पर, लेकिन जब हमारे मामले फंसते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते, ना सदन के अंदर बोल पाते हैं, ना सड़क पर बोल पाते हैं। देखिए एक छोटा सा उदाहरण है, चंद्रशेखर आजाद रावण सड़क पर उछलते रहे, कूदते रहे, तमाम मुद्दों पर बोलते रहे, हमारे लोगों ने स्वीकार किया, कबूल किया। हमारे लोगों ने इतना कबूल किया कि नगीना में जिसको, देखिए बेशक वो रिजर्व सीट है नगीना, लेकिन मुसलमान जिसको चाहेगा वही सांसद बनेगा, ये सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वहां मुसलमान 42% वोटर्स है, एक मायने रखता है, वो जब तक चाहेगा नहीं कोई जीत नहीं पाता वहां से। तो चंद्रशेखर आजाद रावण को यूं ही मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वो इश्यूज उठाते हैं, वो मुद्दों पर बोलते हैं, वो लड़ते हैं। तो ये एक मैसेज है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि ये नारा दे देना माई का कृपा रही और फला हुई और माई का समीकरण और बाप और फला, ये सब नहीं चलने वाला। आप किसी भी कम्युनिटी के मसाइल जब आते हैं तो वो मुंह ताकता है कि मेरे लिए कौन आवाज उठा रहा, वैसे में जो आवाज उठाता है उस कम्युनिटी का आकर्षण उसी की तरफ चला जाता है। सो ओवैसी साहब की तरफ मुसलमानों का खिंचाव इसलिए नहीं है कि वो मुस्लिम पार्टी है, नहीं, पार्टियां तो मुसलमानों की और भी है, और पुरानी पुरानी बड़ी बड़ी है। अभी तो आपने AIUDF का सुना ही नहीं, बदरुद्दीन अजमल साहब 8 लाख वोट से हार गए। भारत के इतिहास में इस तरह की हार किसी की नहीं होगी। तो पैसे में या शोहरत में या इल्म में बदरुद्दीन अजमल को भी आप कहीं किनारे नहीं छोड़ सकते। बड़े आलिम हैं और जमीयतुल उलमा हिंद के आसाम रियासत के सदर हैं और बड़े ताजिर हैं और फला फला फला, लेकिन 8 लाख वोट से क्यों हार गए? हार इसलिए गए कि आसाम में सबसे ज्यादा मुसलमान समस्याओं से घिरा हुआ, सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर कहीं मुसलमान परेशान है तो वो आसाम का है। सबसे ज्यादा पूरे भारत में मुसलमान अगर दुखी है तो वो आसाम का है। लेकिन आसाम के ताल्लुक से ओवैसी तो बोलते हैं, बदरुद्दीन अजमल नहीं बोलते, और चुनाव लड़ने वो आसाम में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जनता नकारेगी। सो जनता ने नकारा और बुरी तरह नकारा। जमानत जब जैसी स्थिति हो गई, 8 लाख वोटों से हारना मायने रखता। तो ये एक सबक है कि जो मसाइल है, जो समस्याएं हैं जिनसे हम ग्रसित हैं, अल्पसंख्यक समाज जिससे ग्रसित है, माइनॉरिटी के जो असल इश्यूज हैं, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई के अलावा मान सम्मान से जुड़ा हुआ, तहफ्फुज से जुड़ा हुआ, उनकी तिजारत से जुड़ा हुआ जो मसला है, उसमें जो रोड़े अटकाने का काम मरकजी सरकार, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार करती है,
तो उसके खिलाफ अगर आप नहीं बोलेंगे या नहीं आवाज उठाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो माइनॉरिटी के तमाम लोगों का एक मिजाज है और नौजवानों का मिजाज है कि भाई जो मेरे लिए बोलेगा हम उसके लिए हंगामा करेंगे। सो ओवैसी साहब जहां जाते हैं वो ये भीड़ जो आप देखते हैं, अब आप कहेंगे वोट में कन्वर्ट नहीं होता, ये एक अलग विषय है, इस पर बाद में कभी हम बात करेंगे। लेकिन जो भीड़ ओवैसी साहब की तरफ तेजी से बढ़ रही है वो भीड़ इसी बात पर बढ़ रही है कि ओवैसी साहब तमाम माइनॉरिटी के जो इश्यूज है, नेशनल इश्यूज, लोकल इश्यूज, उस पर वो बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, निडर होकर बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। निशाने पर चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे निशाने पर भाजपा आ जाए, वो चूकते नहीं है। निशाने पर चाहे लालू परिवार क्यों ना आ जाए, वो चूकते नहीं। तो माइनॉरिटी का नौजवान चाहता भी है ऐसे लीडरों को, और चाहना भी चाहिए वो ऐसा लीडर आए जो हमारी समस्याओं पर बात कर सके। सो ओवैसी साहब की जीत के लिए दोबारा मैं हैदराबाद के तमाम उन वोटरों को बधाई देता हूं और ओवैसी साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से अब तक आपने सदन के अंदर और सड़क पर तमाम लोगों की आवाजें उठाई हैं, माइनॉरिटी के ताल्लुक से तो वो आवाज उठाते हैं, लेकिन वो एससी समाज पर भी एट्रोसिटी होता है तब भी वो चुप नहीं रहते हैं। ये भी एक बड़ी बात है और हमेशा संवैधानिक दायरे में अपनी बात रखते हैं। ये सब वो मुझे उम्मीद है कि ओवैसी साहब ये मामला बनाए रखेंगे। आने वाले दिनों में दलित मुसलमान आपकी तरफ जो है टकटकी निगाह से देख रहा है। और जो ये पोलराइजेशन का आप पर इल्जाम है, मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा और मुझे यकीन है कि जिस तरह से इस चुनाव में, जैसे उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब नहीं लड़े, अभी बिहार में एक एग्जाम्पल दे दूं, छपरा में लालू की एक बेटी थी और पाटलिपुत्रा में लालू जी की एक बेटी थी, दो बेटी चुनाव लड़ रही थी। छपरा में एमआईएम नहीं लड़ रही थी, लालू की बेटी हार गई। पाटलिपुत्रा में एमआईएम लड़ रही थी, लालू की बेटी जीत गई। तो ये इल्जाम खारिज हो जाता है कि हम वोट कटुआ है या हम सेकुलर पार्टियों को हराना चाहते हैं। जहां हम नहीं लड़ रहे वहां भी सेकुलर पार्टी हार रही है, तो उसका ठिकरा हम पर आप क्यों फोड़ रहे हैं। वो ये सारे मसले, तो ये बड़ी अच्छी बात रही कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब नहीं लड़े, एक अच्छा मैंडेट मिला है, सपा उसमें कामयाब हुई है। लेकिन सपा कामयाब होकर अगर रास्ते से भटक जाएगी तो सीधा करने के लिए तो फिर वो वैसे ही बचेंगे ना, ये मसला है। तो मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव भी ईमानदारी से काम करें। जो कुछ घटनाएं पिछले दिनों घटी है, जो बुलडोजर का आतंक रहा है, जो मुस्लिम राजनेताओं के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया रहा है, जो मस्जिद मदरसे के ताल्लुक से माने अफवाह और गलतफहमियां पैदा की गई है, उन पर अगर विराम ये राजनेता नहीं लगाएंगे तो हम समझते हैं आने वाले दिनों में मुसलमान इनसे नाराज होगा और ये वोट कहीं और चला जाएगा। तो कोई बात नहीं, जंगल में शेर अकेला ही रहता है और अकेला ही काफी होता है। इम्तियाज जलील साहब बहुत अच्छे वक्ता थे, बड़े निडर और बेबाक वक्ता थे। संसद के अंदर कई अहम मुद्दे, मुसलमानों के मुद्दे नहीं, देश के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। और ये बदकिस्मती है कि इस बार वो चुनाव हार गए। अख्तरुल ईमान तमाम कोशिशों के बाद चुनाव नहीं जीत सके। एमआईएम 3 ही सीट पर मजबूती से लड़ ही रही थी, हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज। तो और उम्मीद हम लोगों की थी कि इस बार 2 से 3 होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चुनावी पॉलिटिक्स में ये जो है सिस्टम है, हार जीत होता रहता है। बड़े बड़े हार गए, बसपा तो साफ हो गई, कई पार्टियां जो पुरानी जिसके 10-10 सांसद थे वो खत्म हो गए। तो ओवैसी साहब के 2 में से 1 हो गए तो 50% ही तो हुए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आने वाले दिनों में अगर ओवैसी साहब एमआईएम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसी पैटर्न पर आगे बढ़ते रहेंगे। सांसद विधायक बढ़ता रहेगा, मामला बढ़ता रहेगा, काम बढ़ेगा तो तादाद बढ़ेगी। काम अगर सही रास्ते पर होगा तो तादाद बढ़ेगी। इसलिए तादाद के कम और ज्यादा होने से उसूल बदलने की जरूरत नहीं है, तरीका बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस काम को और जोरदार ढंग से करने की जरूरत